बिहार में पहला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने वाले गोपाल खेमका को गोलियों से मार दिया गया। तो हत्या आज भी हो रही है, क्यों डर नहीं लगता है? क्यों आपको लगता है कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो फिर वही दिन लौट आएंगे? जो शासन प्रशासन में बैठे थे वही लोग सरगना थे अपराधियों, उन्हीं के घरों में किडनैपिंग का पैसा पहुंचता था। आप भी मानते हैं? चोर, बिल्कुल। अच्छा, चोरी की गाड़ियां पहुंचती थी जी। आपकी पार्टी और जेडीयू पे भी कई बाहुबली हैं। जी बिल्कुल। सन 2000 में दिन में भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो गुजर जाए। गुजर गए तो आपका घड़ी, चेन, पर्स छीन लिया जाएगा। दिन में भी, मैं रात की बात नहीं। डॉक्टरों का लगातार अपहरण, बड़े बड़े डॉक्टर आरसी राम, डॉक्टर रमेश चंद्रा, डॉक्टर भरत सिंह। ट्रेन में भी आप बैठेंगे पटना तो दिल्ली पहुंचेंगे या बक्सर जाने से पहले ट्रेन में डकैती हो जाएगी। मेरे कितने साथी थे चिकित्सक, किन्हीं के पेरेंट्स किडनैप हुए, किन्हीं के घर का बच्चा किडनैप हुआ, किन्हीं की हत्या हुई। इंग्लैंड में बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसके बड़े भाई की मुझे याद है, हम लोग सेकेंड ईयर में थे, उसकी हत्या हो गई और उसके बाद ही उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब बिहार में नहीं रहूंगा, इंग्लैंड चला जाऊंगा। नीतीश कुमार अब किसी काम के लायक नहीं रह गए। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनका इकबाल खत्म हो गया है। फिर भी बीजेपी उन्हें धो रही है। इनके पास अकाल है जो बिहार को लीड ही नहीं कर सकता, इसलिए नीतीश कुमार है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर किसी भी प्रदेश को जीतने की कोशिश करते हैं। मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है और मुस्लिमों से इतनी घृणा क्यों है? मैं मुख्यमंत्री को देखता हूँ, मंत्री को देखता हूँ, अन्य जो विशिष्ट लोग हैं उन्हें देखता हूँ। सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसी, जहाँ से आपने पढ़ाई की, लेकिन आदमी जब कोई बीमार होता है तो वह पीएमसी चल नहीं सकता। आईजीआई में से इतना बड़ा अस्पताल बना, वहाँ का सिर्फ आंख का अस्पताल 190 करोड़ से बना है। भारत में उतना बड़ा आंख का अस्पताल इस क्षेत्र में कहीं नहीं। जो सांसद और मंत्री होंगे उनकी पैरवी एम्स में दिखाने और भर्ती कराने के लिए। प्रशांत जी बार बार जो ये अटैक करते हैं कि ये आपके ही बक्सर से आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मैं उनके पिताजी को भी अच्छे से जानता हूँ। प्रशांत जी भी कभी बैठ जाए तो मैं चर्चा करके उनको समझा दूंगा कि आप पलायन जो रोकने की बात कर रहे हैं ये वास्तविकता नहीं है, आपका छलावा है। भाई आपको ऐसा एनवायरनमेंट छल रहे हैं भैया। जी बिल्कुल। वो बोलते हैं कि मैं 24 घंटे में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए आरजेडी हमारी अच्छी पार्टी है लेकिन अंग्रेज तो नहीं है। अच्छा, अंग्रेज तो नहीं। क्या सत्य प्रकाश तिवारी के मन में ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ना है, इसलिए भाजपा का झंडा बुलंद किए हुए हैं? ब्रह्मपुर लड़ने को आप तैयार हैं पार्टी का देगी तो? बिल्कुल, मैं उसके लिए तैयार हूँ। हम तो पार्टी के अनुशासित सिपाही। पार्टी जहाँ लगाएगी, जिस काम में लगाएगी, जिस तरह से उपयोग में लाएगी, तो हम ब्रह्मपुर के लोगों से अपील कर दें इस वीडियो के माध्यम से। देखिए राहुल जी की बातों के स्तर तक हमारे लिए जा पाना बड़ा मुश्किल कि आंखों की देखभाल के लिए 5 कौन से ऐसे काम हैं जो अवश्य करना चाहिए और 5 कौन से ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। आज लाइव सिटीज के पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान हैं बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे जो इन्हें जानते भी होंगे क्योंकि आंखों की बीमारी ये ठीक करते हैं। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, जाने माने चेहरे हैं। लेकिन आज हमने डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी को इसलिए बुलाया क्योंकि हम इनके यहाँ मरीजों की भीड़ तो देखते हैं, आंखों की बीमारी का इलाज तो करते ही करते हैं, लेकिन इधर के दिनों में मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये बिहार के डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, मतलब पॉलिटिकल डॉक्टर। और देखिए, जब बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जिन्होंने बीजेपी का झंडा उठा रखा है, बीजेपी से ही प्रेम करते हैं, मोदी से प्रेम करते हैं और कहते हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार बहुत ही आवश्यक है। तो डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल यह लेना चाहते हैं कि आपके पास जो इलाज कराने को आते हैं वह तो सभी तबके के लोग होते हैं, सभी वर्ग के लोग होते हैं, सभी पार्टियों से जुड़े लोग होते हैं। मत तो एक ही होता है, अधिकार मतदाता का होता है। जी बिल्कुल। लेकिन आप भाजपा की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव है और देखिए बहुत सारे लोग जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, जो बदलाव में विश्वास रखते हैं, वह कहते हैं
कि किसी देश, किसी प्रदेश की तरक्की तब होती है या रोटी अच्छी तब बनती है जब तवे पर उसे इधर उधर किया जाए, जी। मतलब पलता पलती चलती रहे। जी। तो बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया। जी। कहा जा रहा है तेजस्वी यादव रफ्तार में दौड़ रहे हैं। जी। बिहार का चुनाव बहुत कठिन है, एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक, जी। और इसमें प्रशांत किशोर की भी मौजूदगी है। हमें पता है आप बक्सर से आते हैं, जी। बक्सर के ब्रह्मपुर से आते हैं। जी। ब्रह्मपुर में भी नैनी जोन एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, वहां से आते हैं। तो आप ऐसे में जब आप भी हम मानते हैं कि रोटी जब पलता पलती तब रोटी अच्छी बनती है, जी। तो फिर ऐसे में तेजस्वी यादव आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको बीजेपी ही अच्छी लग रही है। बीजेपी का झंडा एक डॉक्टर होने के बावजूद आपने इस तरीके से उठा रखा है, क्या यह ठीक है? क्या यह बिहार के लिए अच्छी बात है? या फिर आप इतने प्रभावित हैं, या फिर आपको पुराने दिनों की याद है जिसके कारण आपको लगता है नहीं भाजपा ही जरूरी है, एनडीए ही आवश्यक है? ऐसा क्या है डॉक्टर तिवारी? जी, देखिए, जैसा आपने कहा कि रोटी अच्छी बने इसके लिए तवे पर उलटना पलटना जी जरूरी। बिल्कुल, इस बात से मैं 100% सहमत हैं। जी, लेकिन तवे पर पलटेंगे तब रोटी अच्छी बनेगी। उस रोटी को, जो तवे पर रोटी है, उसको हम लेकर अगर चूल्हे में झोंक देंगे तो क्या वो रोटी अच्छी बनेगी? नहीं वो बनेगी, जल जाएगी। जल जाएगी। तो जब आप तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं तो जी। वो रोटी को तवे पर पलटने वाली परिस्थिति नहीं है, अच्छा, वो रोटी को चूल्हे में झोंकने वाली परिस्थिति है। अच्छा, हम लोग इसी बिहार में पले बढ़े। हाँ। 1995 में मैंने मैट्रिक पास जी। किया, 2000 में पटना मेडिकल कॉलेज से 1995 में कहाँ से आपने जी। मैट्रिक पास की? नैनीजोर उच्च विद्यालय से। अच्छा, आप गांव में ही पढ़े? जी बिल्कुल, हम लोग पैदल जाते थे, बोरी पर बिछाकर बैठते थे, कई बार क्लासरूम भरा होता था तो पेड़ के नीचे भी पढ़ते थे। अच्छा, और वहां से हमने हाई स्कूल मैट्रिक पास किया। हाँ, और पास करके जब हम आए पटना जी। मेडिकल कॉलेज में हमने दाखिला लिया, जी। हमने मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन हमने 90 से 2005 का वो दौर देखा है और जिया है बहुत 90 नजदीक से 2005 का दौर, जिसका स्मरण नीतीश कुमार कराते हैं, बीजेपी कराती है। जी बिल्कुल। हाँ। आप अगर मेरे अस्पताल गए होंगे तो जी। जहां मेरा अस्पताल स्थित है, मैं बताऊं ज्ञानेश्वर जी की सन 2000 में उस रास्ते से दिन में भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो गुजर जाए, जहां दृष्टिपुंज हाँ, हॉस्पिटल जी, जी। वहां अगर आप गुजर गए तो आपका घड़ी, चेन, पर्स छीन लिया जाएगा। दिन में भी, मैं रात की बात नहीं कर रहा। अच्छा, जो आज बिहार का सबसे महत्वपूर्ण सेंटर बना हुआ है जी बेली रोड, बिल्कुल, वहां 2000 में हमने देखा है। आप जो संजय गांधी जैविक उद्यान से आगे बढ़ते थे तो कुछ भी नहीं था, आईजीआईएमएस के बाद बिल्कुल सन्नाटा था और बिल्कुल। वहां से आगे बढ़ने में लोग डरते थे। अगर रात में हम स्टेशन पर उतर जाएं तो स्टेशन पर ही रात गुजारते थे, कोई डर के मारे ऑटो लेके अपने घर जाने की हिम्मत नहीं करता। जी, डॉक्टरों का लगातार अपहरण, बड़े बड़े डॉक्टर, डॉक्टर आरसी राम, जी। डॉक्टर रमेश चंद्रा, डॉक्टर भरत सिंह। मैं बताऊं कि जब 2002 के आसपास की बात है, अच्छा। कि पटना मेडिकल कॉलेज में सरस्वती पूजा बहुत ग्रैंड हुआ करती। तब आप पीएमसीएच में ही थे? पीएमसीएच में मैं था, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं प्रमुख था। अच्छा, पूरी तैयारी थी, मूर्ति आ गई थी, पंडाल सज गया था, हम लोग प्रसाद की तैयारी कर रहे थे और एक दिन पहले हड्डी के प्रसिद्ध डॉक्टर भरत सिंह का किडनैप हो गया। जी वो बिल्कुल, हमारे मुझे मेडिकल याद है, मैं कॉलेज तो में क्राइम वो- रिपोर्टिंग करता था। जी, उस जी। समय मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर हुआ करते थे। आप देखिए कि माहौल कैसा था। जी। सब लोग परेशान, पूरी पूजा रुक गई, जो कल्चरल प्रोग्राम, जो उत्साह था, तैयारी था। और मैं ये एक घटना बता रहा जी। हूँ, ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाएं हुआ करती थी। सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, आप जो भी जहां भी परिस्थिति है, ट्रेन में भी आप बैठेंगे पटना तो दिल्ली पहुंचेंगे या बक्सर जाने से पहले ट्रेन में डकैती हो जाएगी, कहना मुश्किल जी। होता था। सड़कों का आप हाल देखेंगे, मेरे गांव जाने में मुझे दिन भर लगता था। आपको अपने गांव जाने में? यहाँ से एग्जैक्ट 90 किलोमीटर है जी। और हम लोग बस पकड़ते थे पटना से ब्रह्मपुर। टूटी फूटी पतली सड़क थी, 4 से 5 घंटा लगता था 80 किलोमीटर में। और वहां से 14 किलोमीटर पैदल हम लोग 14 किलोमीटर पैदल नैनीजोर जाया करते थे। अच्छा, अगर साथ में छोटा बच्चा है तो उसको गोद में लेके, बैग है तो माथे पर रख के। और आज उस गांव में कभी कभी मैं अपने अस्पताल में 6-7 बजे काम खत्म करके जाता हूं, गांव में कोई निमंत्रण है तो अटेंड करता हूं और रात के 12 बजे से पहले घर आ जाता हूं। अच्छा, तो आप देखेंगे कि कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जब इतना ज्वलंत उदाहरण है, इतना विभत्स उदाहरण है 90 से 2005, मतलब बिहार में अपहरण उद्योग जब कहा जाता जी था। बिल्कुल, अपहरण उद्योग में कितने मासूम बच्चों की जान गई। मेरे कितने साथी थे चिकित्सक, किन्हीं के पेरेंट्स किडनैप हुए, किन्हीं के घर का बच्चा किडनैप हुआ, किन्हीं की हत्या हुई। मेरा अपना बैचमेट
आज इंग्लैंड में बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन है जी। डॉक्टर अजीज अहमद, मैं नाम भी लूंगा। उसके बड़े भाई की मुझे याद है, हम लोग सेकंड ईयर में थे, उसकी हत्या हो गई थी यहाँ मखनिया कुआं के आसपास। और उसके बाद ही उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब बिहार में नहीं रहूंगा, इंग्लैंड चला जाऊंगा। आज इंग्लैंड में बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हम लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और जब 2007 में MBBS पास करके निकले, तब तक माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार आ चुकी थी और बिहार में परिवर्तन की लहर थी। और उसी लहर के और उसी उम्मीद के सहारे हम भी वापस लौट के आए जी। नहीं तो हमारे पास भी ऑप्शन थे। अच्छा, आप लौट कर आए, आप कहाँ थे? जैसे हमने 2007 में MBBS पास किया, उसके बाद 2008-11 में मैंने MS ऑप्थेल्मोलॉजी किया GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से। अच्छा। और GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से MS करने के बाद मैंने विट्रो रेटिना यानी कनपुरिया हो गए इसलिए लौटने का हिम्मत हो गया क्या? जी। कनपुरिया दांव पे ऐसे भी नैनीजोर बहुत ही पावरफुल गांव है। पावरफुल गांव है। अच्छा। नैनीजोरा जो कहा जाता है, नाम में ही जोर है। अच्छा, नाम में ही जोर है। नैनीजोर, जोर के बदौलत ही वो गांव आज भी स्थापित है। तो इसलिए सत्यप्रकाश तिवारी में जोर है जी। तो उसके बाद मैं पौंडीचेरी 2 साल रहा विट्रो रेटिना फेलोशिप में, और 2013 में मैं पटना वापस। अच्छा। उस समय मुझे पता था कि बिहार में रेटिना के कोई वैसे स्पेशलिस्ट स्थापित डॉक्टर नहीं है, रेटिना की इलाज की सुविधा नहीं है। तो वापस आए सेवा के उद्देश्य से, लेकिन मन में ये विश्वास था कि नहीं, अब ऐसी सरकार है जहां इस तरह की समस्या नहीं होगी, असुविधा नहीं होगी, और हम राज्य को भी अपनी सेवा देंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ये विश्वास आपके भीतर हुआ कि हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जहां आज दृष्टिपुंज हॉस्पिटल है, जहां आप कह रहे थे कि उस जमाना था कि तब दिन में भी आप नहीं जा सकते थे। बिल्कुल। जमीनों की कीमत तो बढ़ी ही जब नीतीश कुमार आए। आपने जमीन तो कम में खरीदी होगी अब तो? नहीं, मैंने तो इधर खरीदी। अच्छा, इधर खरीदी। लेकिन उस जमीन के आसपास ही मेरे फादर इन लॉ ने अपना घर बनाया था जी। तो सन 2000 में 50,000 रुपए कट्ठा। सन 2000 में 50,000 रुपए कट्ठा। और आज क्या कीमत? और वहां पर आज 1.5 से 2 करोड़ रुपए जमीन। 1.5 से 2 करोड़ रुपए पर कट्ठे। आप सोचिए कि 20 से 25 साल में कितना परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन तो हुआ, और परिवर्तन तो संसार का नियम है। क्यों आपको लगता है कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो फिर वे ही दिन लौट आएंगे? क्या आपको लगता है, ये नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव युवा हैं, नई सोच वाले हैं, A to Z की बात करते हैं और परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, तेजस्वी जी में अगर ये सब बातें दिखती तो शायद हम थोड़े आसान्वित जी। आपने देखा है कि उनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, फिर भी वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। वो क्लास 9वीं पास तक ही रह गए, या कुछ लोग 9वीं फेल कहते हैं, मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा। लेकिन कोई माता पिता अगर मुख्यमंत्री है, चाहे बच्चे को राजनीति में ही आना हो, वो सक्षम थे, चाहते तो भाई बड़े स्कूल में दून में पढ़ाते, हार्वर्ड भेजते, इंग्लैंड अमेरिका भेजते। राहुल गांधी भी गए, पता नहीं क्या पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। उनकी पूरी परवरिश उसी ताने बाने में हुई। अच्छा। जब 90 से 2005 में बिहार में तांडव चल रहा था, जो लोग उस तांडव के सूत्रधार थे, उन्हीं लोगों की देखरेख में तेजस्वी जी की परवरिश हुई। तो उनके मन में गहरे ये सब बातें छन छन कर हैं। और बीच बीच में उन्होंने चुनाव प्रचार में साबित भी किया है। सासाराम की रैली में उन्होंने क्या कहा था राजपूत समुदाय के लिए, ये लोग भूले नहीं होंगे। तो ये अभी वो A to Z की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब सबकी बात नहीं करेंगे तो बहुमत नहीं आएगा, बहुमत नहीं आएगा तो सरकार नहीं बनेगी। लेकिन उनके मन में क्या है ये जनता को अच्छी तरह पता है। जब उनकी सरकार आएगी तो हमने जो वो दौर जिया है उससे दुगना विभत्स दौर देखने को मिलेगा। अच्छा। मुझे ये आशंका है, और इसलिए बिहार की जनता भी प्रतिबद्ध है। और ये आपका अपना अनुभव और तजुर्बा कहता है कि जो भाजपा सिखाती है वो आप कह रहे हैं? जी, देखिए, भाजपा सिखाती है क्या? मैं दिन भर अपने अस्पताल में रहता हूं। नहीं, मैं देख रहा हूं कि आप देखिए, आपकी पृष्ठभूमि RSS से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। मैं 1990 में जब मिडिल स्कूल का छात्र था, तब से RSS की शाखाओं में जाया करता था। और राम मंदिर आंदोलन में हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन मन में इच्छा थी कि हम आंदोलन में भी चले जाएं। अच्छा। लेकिन संघ ने मना किया कि इतने छोटे बच्चों को नहीं। आपके घर से भी ईंट गई थी क्या? हमारे घर से नहीं ईंट गई थी जी। चूंकि, लेकिन मैंने उस पृष्ठभूमि में आए। फिर जब मेडिकल कॉलेज में आए तो NMO जो RSS का संगठन है उसमें भी रहे। उसके बाद जब 2013 में वापस आए पटना में, और उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी का लगभग 2013 में वो इलेक्शन प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हो गए थे। और उस समय हम लोग इतने आसान्वित थे और प्रभावित थे कि हम भारतीय जनता पार्टी से एक्टिवली जुड़े। अच्छा। एक्टिवली जुड़े। 2013 में ही जुड़ गया? 2013 में ही जुड़ गए। पिछले 3-4 सालों से यहाँ प्रदेश संगठन ने मुझे संगठन में भी जिम्मेदारी दी। चिकित्सा प्रकोष्ठ में मुझे कोषाध्यक्ष का पद दिया।
और उसके बाद से संगठन में भी मैं काम करता हूँ, विशेष करके जो मेरी अपनी विधानसभा है जी। उसमें मैं प्राथमिक। आपकी विधानसभा पर आता हूं, आप ब्रह्मपुर की बात करना चाहते हैं, जी। लेकिन इसके पहले हम यह बात कर लें कि आपने कहा कि देखिए उस जमाने में अपहरण, हत्याएं सरेआम होती थी, जी। तो हत्याएं तो आज भी हो रही हैं। सत्यप्रकाश तिवारी जी, आपने पिछले दिनों देखा किस तरीके से बिहार में पहला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने वाले गोपाल खेमका को गोलियों से भून दिया गया। तो हत्या आज भी हो रही है, क्यों डर नहीं लगता है कि आप मानते हैं कि कार्रवाई होती है? नहीं, देखिए यही समझने की जरूरत है। अपराध तो होंगे, दुनिया के हर हिस्से में होंगे, कितनी भी सुचारू पुलिस व्यवस्था है होंगे। अपराध के प्रति प्रशासन और पुलिस का क्या रवैया और नजरिया है, ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई अपराध होता है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, अपराधियों को पकड़ा जाता है, उन्हें सजा दी जाती है, उसके प्रति पॉजिटिव कार्य किए जाते हैं, तो मन में विश्वास होता है। कुछ अपराध होते हैं व्यक्तिगत दुश्मनियां इस तरह के, वो तो होते ही रहेंगे। कई बार घर में माता पिता में, माता बेटे में या बहू में ऐसे भी अपराध होते हैं। उस जमाने में अपराध के प्रति प्रशासन का क्या नजरिया था? जो शासन प्रशासन में बैठे थे वही लोग सरगना थे अपराधियों के। उन्हीं के घरों में किडनैपिंग का पैसा पहुंचता था। आप भी मानते हैं? चोरी, बिल्कुल। अच्छा। चोरी की गाड़ियां पहुंचती थी और उन्हीं के घरों से ये सारे संगठन संचालित होते थे। अच्छा। पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई स्थानीय विधायक अगर फोन कर दे तो बड़े अपराधी को न छोड़ दिया जाए। सिर्फ बेगुनाहों को प्रताड़ित किया जाता था, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। आज वैसी परिस्थिति नहीं है। कुछ अपराध की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, ये भी थोड़ी मन में चिंता अवश्य जगाती है, लेकिन ये भरोसा है कि नहीं, इस सरकार में ऐसे तत्वों को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। हमारी पुलिसिंग है जो उनको ठिकाने लगाएगी, जरूरत पड़ेगी लगाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बार बार सम्राट चौधरी कहते हैं, विजय सिन्हा कहते हैं, लेकिन पाताल लोक में पहुंचा देंगे, बुलडोजर चला देंगे, लेकिन दिखता नहीं है। नहीं, देखिए हर पुलिस के कार्य करने की शैली अलग होती है। अपराधियों को सड़क पर गोली मार देना एक तरीका हो सकता है, अगर उनको पकड़ के हम कानून के हवाले करते हैं और उनको सजा दी जाती है तो ये भी एक अलग हुआ। आप देखे होंगे कि मेरे जो स्थानीय विधायक हैं वही कुछ अपराधों में संलिप्त थे और पुलिस का ऐसा दबाव पड़ा कि उन्होंने सरेंडर किया, आज वो जेल की हवा खा रहे हैं। उनके तो उतने बड़े बाहुबली, आप ऋतुलाल यादव की बात जी, इतने बड़े बाहुबली वो विधायक थे और उनको भी पुलिस ने पकड़ा और जेल के पीछे उनको धकेला। आपकी पार्टी और जेडीयू में भी कई बाहुबली हैं। जी बिल्कुल। हाँ। आप देखिए कि जो जिस तरह का ये प्रश्न उठता है, क्या आपने देखा है कि कोई इस तरह के बाहुबली समाज में अपराध कर रहे हैं, किसी अपराध में उनकी संलिप्तता है? क्या एनडीए सरकार आने के बाद कोई ऐसी आपराधिक घटना हुई जिनमें उनकी संलिप्तता हो और उन पर एक्शन न लिया गया हो? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो सरकार है, इसमें कोई भी अपराधी होगा, चाहे हमारी पार्टी का हो या किसी अन्य दल का हो, अगर वो अपराध करता है, उसकी संलिप्तता है, तो उसको पुलिस नहीं छोड़ेगी और सरकार में बैठे लोगों से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगा कि भाई ये हमारी पार्टी के हैं, इनको छोड़ दिया जाए। और जब ऐसा होगा तभी अपराधियों के भी मंसूबे कम होंगे और ये जो सामान्य अपराध की घटनाएं हो रही हैं, इन पर भी रोक लगेगी। नहीं, ठीक है, रोक लगेगा, लेकिन देखिए आप जाने माने डॉक्टर हैं, सभी लोगों से मिलते हैं और बिहार में एक आम समझ बन रही है, राजनीतिक आरोप तो है ही कि समझ यह बन रही है कि नीतीश कुमार थक गए, नीतीश कुमार अब किसी काम के लायक नहीं रह गए, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनका इकबाल खत्म हो गया है। फिर भी बीजेपी उन्हें धो रही है और बीजेपी धो रही है। क्यों धो रही है? क्योंकि चुनाव जीतना है। बगैर नीतीश कुमार के बिहार आप नहीं जीत सकते। क्या नीतीश कुमार को धोना बीजेपी की मजबूरी है या वजह कुछ और है? नहीं, देखिए इस बात से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ कि धो रही है। आपको याद होगा 2005 के समय नीतीश जी के पास कम सीटें थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था 2020 में। जी 2020 में जी। और उसके बाद फिर जब राज्य में चुनाव हुए, तो जब भी चुनाव हुए उनके नेतृत्व में हुए, उनकी पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ी, वो ज़्यादा सीटें लेकर मुख्यमंत्री बनते रहे। पिछले चुनाव में फिर उनकी पार्टी को कम सीटें हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे सर्वमान्य नेता थे। उनके नेतृत्व में बिहार ने ऐसी प्रगति की जिसकी मिसाल बाकी राज्यों में और बाकी देशों में भी दी जा सकती है। चाहे वो जीडीपी की बात हो, नए नए मेडिकल कॉलेज खुले, सड़कों का जाल बिछा। पटना कितना बदल गया। अगर कोई व्यक्ति 15-20 साल से बिहार से बाहर रहा हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसे छोड़ दिया जाए तो पटना की सड़कों पर वो गुम हो जाएगा, वो पहचान नहीं, गुम हो जाएगा, वो पहचान नहीं पाएगा कि यही वो पटना है। हाँ। 20 सालों में इतना परिवर्तन जी। और उम्र तो हर आदमी के साथ लागू है ना, उम्र के साथ
किसी व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा कम हो सकती है, लेकिन जो उसकी मानसिक ऊर्जा है, जो उसके कार्य करने की क्षमता है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती है अनुभव के साथ। अच्छा, जो 20 सालों तक उन्होंने बिहार को ऐसी दिशा दी है, तो उनका अनुभव और बढ़ रहा है। और उनके नेतृत्व में इतनी सक्षम टीम है, बाकी जो सेकंड लाइन के नेतृत्व हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेतृत्व हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, ये इतनी बड़ी संरचना है कि बिहार सही हाथों में है और बिहार सही तरह से गवर्न हो रहा है। इस पर एक रत्ती का भी सकू सुभान नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरे लाडले मुख्यमंत्री, मेरे लाडले मुख्यमंत्री। क्या आपको लगता है अभी भी नीतीश कुमार बिहार को लीड करने की स्थिति में हैं? बिल्कुल, वो लीड करने की स्थिति में है और लीड कर रहे हैं और आगे भी लीड करेंगे। आगे भी लीड करेंगे। अच्छा। जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि भाई चुनाव तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा जी। और चुनाव जब उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से वो हमारे नेता हैं और वो आगे लीड करेंगे। और जब भी एनडीए की सरकार बनेगी तो ये अंडरस्टूड बात है कि नीतीश जी रहेंगे। अच्छा जी बिल्कुल। तो अमित शाह तो कह रहे हैं खैर चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता, आप भाजपा से इतने करीब से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष भी हैं, भाजपा की एक्टिविटी में हिस्सा भी लेते हैं, कि भाजपा अपनी पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री के रूप में किसी को विकसित नहीं कर पा रही है, किसी को लॉन्च नहीं कर पा रही है? क्या यह भाजपा की कमजोरी है या नेताओं की कमी है? इनके पास अकाल है जो बिहार को लीड ही नहीं कर सकता, इसलिए नीतीश कुमार है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, भाजपा कभी भी किसी को लॉन्च नहीं करती है या प्रोजेक्ट नहीं करती है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में भजन लाल शर्मा मंत्री, फिर मध्य प्रदेश का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, या हमारे योगी जी हैं बगल में मुख्यमंत्री, उन्हें भी कभी प्रोजेक्ट या लॉन्च नहीं किया। जब 2017 में हमारी सरकार बनी और तब विधायक दल ने उन्हें नेता चुना और वो बने और इतने यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। बिहार भाजपा में ही आप देखिए कि एक से एक नेतृत्व है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, यहाँ नित्यानंद राय जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें जब भी समय मिलेगा या मौका मिलेगा तो लीडरशिप की यहाँ कमी नहीं है। अनेकों लीडर हैं और बिहार को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लीडर की कमी की वजह से, ये हमारे नेतृत्व की ये इच्छा है या निर्णय है और दोनों पार्टियों का सामंजस्य है कि नीतीश जी बिहार को अच्छे से चला रहे हैं और जब तक वो चलाएंगे वो हमारे नेता हैं। आगे जो चुनाव होगा और उसके बाद विधायक दल फिर से जिन्हें चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होंगे और चलाएंगे। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगता है कि जब चुनाव आता है, चुनाव के करीब पहुंचते हैं, तो जो असली मुद्दे होते हैं किसी प्रदेश का, उसे गौन कर देते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर किसी भी प्रदेश को जीतने की कोशिश करते हैं। मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है और मुस्लिमों से इतनी घृणा क्यों है? ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। आप जैसे कि खुद मीडिया के ही लोग आरोप लगाते हैं कि पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर हैं। नहीं, वो आरोप तो खैर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अभी हाल फिलहाल के कई संवादों में मुझसे भी प्रश्न पूछा गया कि भाई मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं। मोदी जी के बार बार बिहार दौरे और उनके संबोधनों को ही उठा के आप सुन लीजिए, किसी भी भाषण में बिहार के विकास और सिर्फ विकास की चर्चा होती है। अगर आप उसको विशुद्ध चुनावी दौरा माने तब भी आप देखेंगे कि उनको कितनी चिंता है बिहार के विकास के लिए। जब भी आते हैं तो बताते हैं कि यहाँ ये सड़क बनने वाली है, यहाँ ये पुल बनेगा, यहाँ एनटीपीसी का कारखाना लग रहा है, यहाँ ये फैक्ट्री लग रही है, बिहार के युवाओं के लिए ये मेडिकल कॉलेज आ रहा है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है। क्या वहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम की बात होती है? जब भी कोई विकास की योजना धरातल पर आती है, मुझे सबसे ज़्यादा लाभार्थी तो मुसलमान वर्ग के ही लोग दिखते हैं। मेरे अस्पताल में गरीब तबका, पिछड़ा तबका जब आता है आयुष्मान कार्ड लेके, बगैर पैसे के जब उसका बड़ा से बड़ा इलाज होता है, उसके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि उस आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित होने वाले वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमान वर्ग का है। जी बिल्कुल। और मैं ये चर्चा भी करता हूं कि देखिए मोदी जी ने कितना अच्छा किया। कभी कभी गाहे बगाहे में पूछ भी लेता हूं, क्या आपका अपना घर है? नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में बना? और हर कोई ऑफ द कैमरा ये स्वीकार करता है कि नहीं, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। किसी के मन में ये भय नहीं प्रतीत होता है। चूंकि राजनीति ऐसी हो गई है देश में, एक सूडो सेकुलरिज्म का वातावरण बन गया है। मुसलमान जो वोट बैंक है उसको डरा धमका कर अपने कब्जे में रखने के लिए कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी दल हैं वो इस तरह का वातावरण बनाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, मुस्लिम विरोधी है। ये बिल्कुल गलत है। आप क्षेत्र में जाकर देखिए, मुझे हर दिन पॉलिटिकल लोग भी मिलने आते हैं, दूसरी पार्टियों के भी मिलने आते हैं
और ऑफ द कैमरा हर कोई स्वीकार करता है कि क्षेत्र में ऐसी कहीं कोई बात नहीं दिखती है। अच्छा। हर योजना का लाभ हमें उतना ही मिलता है जितना हमारे एक पड़ोसी को, किसी अन्य वर्ग का, वो हिंदू है, किसी जात का है, किसी धर्म का है। तो ये आरोप बिल्कुल मैं सिरे से नकारता हूँ। ये वोट आप 1947 में चले जाइए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस की स्थिति वही थी। जो मुसलमान समुदाय था वो मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ था और कांग्रेस को लोग मुस्लिम विरोधी मानते थे। आज की तारीख में वो पूरी परिपाटी पलट गई है। कांग्रेस एक पूरी तरह से कमिटेड पार्टी हो गई है कि उसके जो शीर्ष नेतृत्व है वही कहते हैं कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है, जबकि हमारी पार्टी कहती है कि नहीं भाई, ये देश और इसका संविधान धर्म के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं करता है। हम सबको समान अवसर देंगे, सबका विकास समान रूप से करेंगे। आपने चर्चा में हॉस्पिटल्स की बात छेड़ दी जी। देखिए, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाया है, वहाँ सुविधाएं होंगी जी बिल्कुल, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि जो बिहार के सरकारी अस्पताल है ना, वहाँ इलाज नहीं है। कोई भी बड़ा आदमी, मैं मुख्यमंत्री को देखता हूँ, मंत्री को देखता हूँ, अन्य जो विशिष्ट लोग हैं उन्हें देखता हूँ, सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसी, जहाँ से आपने पढ़ाई की। जी बिल्कुल। लेकिन आदमी जब कोई बीमार होता है ना, तो वह पीएमसी जाने से डरता है। तो सोचिए, जब पीएमसी जाने से डरता है तो फिर जो पीएमसी, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएचसी हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? तो फिर तो वही वाली बात हो गई। देखिए, आप दिल्ली जब जाते हैं तो एम्स में सबसे अधिक बिहार के मरीजों की होती है। तो अस्पतालों की व्यवस्था तो सुधर नहीं रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल से जरूर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अस्पतालों की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। मैं खुद इस अस्पतालों का अंग रहा हूं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, पटना मेडिकल कॉलेज में जो उस समय इलाज की व्यवस्था थी, जो भवन थे, एक भी इमरजेंसी दवा भी नहीं उपलब्ध हुआ करती थी। मैंने ड्यूटी की है ना, मैं इंटर्न रहा हूँ, और जब मरीज आता था तो नॉर्मल सिरिंज, सेलाइन, नॉर्मल पेन किलर दवाएं भी नहीं हुआ करती थी पीएमसीएच में। आज देखिए कि 150-200 तरह की दवाइयां हैं, लिस्टेड हैं। आप इमरजेंसी तो छोड़िए, ओपीडी में भी दवाएं प्रोवाइड की जाती है। इतना बड़ा अस्पताल बना। मेरे समय में बिहार में कुल जमा 6 मेडिकल कॉलेज थे। पटना और दरभंगा में 100-100 सीटें थी, बाकी जगह 50 सीटें थी। पीजी की पढ़ाई सिर्फ पटना दरभंगा में होती थी। आज बिहार में 40 मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी और प्राइवेट मिलाकर। हाँ, पीएमसीएच में मुझे लगता है कि 250 सीट हो गई है। एनएमसीएच जैसे जो उस समय बहुत छोटे अस्पताल थे, वहाँ भी 150-200 सीटें हो गई हैं एमबीबीएस में। लगभग 10-15 गुना सीटें बढ़ी हैं। एक जो सीएचसी है, पीएचसी है, रोज आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर भी या अखबारों में भी कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी हैं, आए दिन किसी सीएचसी का उद्घाटन, किसी का शिलान्यास, किसी का भूमि पूजन करते रहे होंगे। आईजीआईएमएस इतना बड़ा अस्पताल बना, वहाँ का सिर्फ आँख का अस्पताल 190 करोड़ से बना है। भारत में उतना बड़ा आँख का अस्पताल इस क्षेत्र में कहीं नहीं है। अस्पताल तो बन जाता है, लेकिन लोग कहते हैं टेक्नीशियंस नहीं होते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं होते। बिल्कुल नहीं। आप आँख के वहाँ देखिए कि अभी नए पद 9 सृजित हुए, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, 7 और पदों का सृजन हुआ सिर्फ आँख के विभाग में। मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60-70 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वहाँ पोस्टेड हैं। डॉक्टरों की कमी नहीं है, दवाओं की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है। ये बात तो हम और आप सब मानेंगे कि चूंकि भारत में जनसंख्या इतनी बड़ी है, इतनी प्रचंड है, कि आप कितनी भी सुविधा क्रिएट करेंगे, कुछ न कुछ कमी तो रहेगी, भीड़ रहेगी। आए दिन मेरे पास भी फोन आता है कि भैया आईजीआईएमएस में भर्ती करा दीजिए, एम्स में भर्ती करा दीजिए, और मैं जानता हूं कि वहां बेड फुल है, और जितना संभव हो पाता है मैं उन लोगों की मदद भी करता हूं। तो ये बात सिर्फ बिहार में नहीं है, आप दिल्ली एम्स की बात देख लीजिए। सबसे ज्यादा यहाँ के जो सांसद और मंत्री होंगे उनकी पैरवी एम्स में दिखाने और भर्ती कराने के लिए। मैं तो कहता हूँ बिहार के सांसदों का काम क्या है, वह कोई फैक्ट्री लेकर आते नहीं है, वह एम्स में इलाज करा सकते हैं या रेलवे का टिकट कंफर्म करा सकते हैं, उसमें भी बहुत मुश्किलें आती है। जी, ये बिल्कुल ये बात थी 2005 के पहले की। 2005 के बाद बिल्कुल बदल गया है। बिहार में जो नए काम हो रहे हैं, जिस गति से बिहार, प्रशांत किशोर आज भी कह रहे हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी, कि देखिए गुजरात के लिए ट्रेन भले मत चलाओ, बिहार में फैक्ट्रियां लगा दो, हम यही कमा लेंगे, हम यही कमा लेंगे। लेकिन यह दर्द तो आप भी झेलते होंगे, और इस पीड़ा से हम और आप देखते हैं, जब छठ के वक्त लोग लौटते हैं और जब जा रहे लोग होते हैं तो माँ की आंखों में आंसू होता है।
जी। बेटा कमाने जा रहा है। जी, जी। चलिए हम चलते हैं जी। हाँ, कुछ कर रहे थे। ये मैं कहना चाहूंगा जी। कि प्रशांत जी बार बार जो ये अटैक करते हैं कि ये आपके ही पलायन। बक्सर से आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मैं उनके पिताजी को भी अच्छे से जानता हूं, मैंने खुद अपना कई बार अपने घर पिताजी के, तो शायद नहीं रहे ना। अब नहीं रहे, जी। जब वो थे और डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करते थे, जी। तो मैंने कई बार अपने लोगों का उनसे इलाज कराया। बहुत अच्छे ही डॉक्टर थे अच्छे, सब। जी जी। अच्छे डॉक्टर थे, बहुत भीड़ हुआ डॉक्टर करती श्रीकांत थी। पांडे ना। डॉक्टर श्रीकांत पांडे, डॉक्टर जी। एस.के. पांडे के नाम से जी। प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो पलायन है ये अच्छे अपॉर्चुनिटी की वजह से ज़्यादा है, मजबूरी की वजह से कम है। अभी मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका गया था दर्शन करने, और वहाँ कुछ खरीद रहा था पूजा पाठ की सामग्री, और वहाँ एक गुजराती भाई ने बताया कि भाई ये यहाँ जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे सब बिहार वालों की है। वहाँ से कोई आता है एक गमछा और बैग लेकर, और यहाँ ठेला खोमचा पर गोलगप्पे और चाट बेच के भी बड़े बड़े महल खड़े कर लेता है। और यहाँ के युवा घर में बैठे रहते हैं, अपने बिजनेस व्यापार के भरोसे मेहनत नहीं करते हैं। कुछ दिनों में बिहार के लोग ही यहाँ के सबसे ज़्यादा समृद्धशाली लोग हैं। गुजरात में जी, ये अच्छा। मुझसे वहाँ के गुजरात के व्यक्ति ने कहा। पंजाब में आप जाकर देखिए कि 40% से ज़्यादा वहाँ के लोग पलायन करके कनाडा अमेरिका चले गए हैं। वहाँ के ज़्यादातर संसाधनों में बिहार के लोगों का सिर्फ वो लेबर के तौर पर नहीं है, वहाँ वो स्वामी हैं, उन्होंने मेहनत की, पैसे कमाए, ज़मीन खरीदी, खेती कर रहे हैं, वहाँ उनके बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्होंने घर बनाया है। तो हमेशा ये पॉपुलेशन शिफ्ट और ड्रिफ्ट होता रहता है। ये एक फेनोमेना है जो समाज में समय के साथ लेकिन जब परिवर्तन। फैक्ट्रियां नहीं है डॉक्टर साहब, तो लोग कहते हैं बिहार में नौकरियां कितनी है। देखिए, नौकरियां कहते हैं लोग कि सरकारी नौकरियों में या तो शिक्षक की नौकरी है या सिपाही की नौकरी है, और प्राइवेट सेक्टर में सेल्समैन की नौकरी है। परिणाम यह है कि 10,000 रुपये कमाने के लिए, मुझे पता है आप जिस वर्ग से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, यदि मेरी समझ सही है तो आप बक्सर के भूमिहार हैं, यह भी मुझे लगता है। ठीक है। तो मैं यह देखता हूं कि देखिए, जो 10,000 रुपये कमाने के लिए भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, यह भी गार्ड की नौकरी बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो या कहीं और हो, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये कमाने के लिए उन्हें जाना पड़ा, यह तो पीड़ादायक है ना। देखिए, ये पीड़ादायक जरूर है, चूंकि देखिए आप भारत और बिहार की जनसंख्या इतनी है कि क्या सबको आप रोजगार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तब आपको करना क्या होगा? जो बिहार के अगर विकास की अगर हम विस्तृत चर्चा करें, प्रशांत जी भी कभी बैठ जाएं तो मैं चर्चा करके उनको समझा दूंगा कि आप पलायन जो रोकने की बात कर रहे हैं ये वास्तविकता नहीं है, आपका छलावा है। भाई आपको ऐसा इन्वायरमेंट छल रहे हैं बिहार। जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक नया आरोप लगा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, ये छलावा है। वो बोलते हैं कि मैं 24 घंटे में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो 24 घंटे में नहीं करे 1 घंटे में शराबबंदी खत्म। हाँ, शराबबंदी देखिए वो तो एक नोटिफिकेशन है, वो कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे ये आपको देखना होगा, आपको निर्णय लेना होगा, आपको समझना है। शराबबंदी ठीक है? नहीं, देखिए शराबबंदी बिल्कुल ठीक है अगर उसको अच्छे से सुचारू ढंग से लागू किया जाए। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बहुत इफेक्टिव डिलीवरी है। आप तो बक्सर से आते हैं, आपको पता है क्या धंधा चल रहा है। चूंकि मेरा भी गांव बॉर्डर पर है, तो ऐसी खबरें हमें मिलती है कि शराब की तस्करी होती है और पुलिस का एक बड़ा बल इसमें लगता है। अब ये ऐसा विषय है, इससे फायदा भी बहुत हुआ है। सड़क पर लोग पीकर ऐसे घूमते थे, गाड़ियां चलाते थे, एक्सीडेंट हुआ, शादियों में नागिन डांस करते थे। जी, तो ये सब रुका है, घरेलू हिंसा कम हुई है, इसके चलते अपराध भी कम हुआ है। कोई अगर लेकिन अपराध तो बढ़ता ही जा रहा है डॉक्टर साहब। नहीं, और लोग कह रहे हैं कि भाई अब देखिए, पुलिस वालों को अपराधियों की चिंता नहीं है, उन्हें शराबबंदी और बालू के जो मोटी कमाई हो रही है, छप्पर फाड़ के लोग कमा रहे हैं। और जाकर पता कर लीजिए बनारस में, जाकर पता कर लीजिए रांची में, नोएडा और गाजियाबाद में, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के पुलिस वाले कितनी बिल्डिंगें खरीद रहे हैं। जो भी आप कह रहे थे ना, ये देखिए गुजरात में जाकर उन्होंने अपने श्रम से, लेकिन यह नाजायज कमाई से, यह तो बहुत विचित्र स्थिति हो गई। देखिए, नाजायज कमाई से जो भी करते हैं उन पर एक्शन भी होता है। आपके पास उदाहरण भी होंगे कि यहाँ के बड़े IAS अधिकारी पूर्व जो आए दिन छापा पड़ता है, लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। समाज में भ्रष्टाचार और अनियमितता तो बढ़ी है, ये हर जगह बढ़ी है। प्रशासन का इसमें यही रोल है कि जब भी ऐसी शिकायत आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। और इस तरह के अनेकों हमने पहले भी एग्जाम्पल देखे कि नीतीश जी ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का छापा पड़ा, बहुत लोगों के बड़े बड़े घर जो अनैतिक कमाई से बने थे उनको जब्त किया गया, उसको दान कराया गया, उस पर सरकारी मानिए ना मानिए। देखिए, लेकिन मैं तो कहता हूं कि नीतीश जी का इकबाल कमजोर हुआ। खैर चलिए, हम लोग चलते हैं बक्सर की ओर, जहां से आप आते हैं, बक्सर और ब्रह्मपुर, नैनीजोर। देखिए, जब हम ब्रह्मपुर की बात करते हैं, डुमरांव की बात करते हैं,
तो हम इतिहास, हमारी रिसर्च टीम जब काम कर रही थी आपसे बातचीत करने के लिए, तो 1929 की एक तारीख आती है 18 मार्च, जी अंग्रेजों के खिलाफ जी जी संघर्ष का बिगुल, जी गोलियां चलती हैं, जी अंग्रेज मारे जाते हैं जी और दुमराव के लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन जीत भारतीयों को मिलती है। अभी आपने कहा ना नैनी जोर का मतलब है जोर, ये क्या कहानी है, फिर आगे करते हैं। देखिए, अभी जहां मेरा गांव स्थित है उस समय वहां था भी नहीं, उससे कुछ पहले था, बाद में गंगा नदी के कटाव में बह के वहां चला गया, तो लोग पुनर्वास हुआ उनका। जी उस समय गंगा नदी के किनारे था, आए दिन बाढ़ सुखाड़ की समस्या होती थी, और जब डुमराव महाराज की जो दीवानी शक्तियां हैं अंग्रेजों ने ले ली, वहां मैनेजर नियुक्त कर दिया। उस समय मिस्टर डफ हुआ करते थे मैनेजर, तो मेरे गांव के लोग, जी ब्रिटिश थे मिस्टर डफ, वो मैनेजर हुआ करते थे। 1929 में मेरे गांव के लोगों ने ऐसा कहा कि अब हम अंग्रेजों को लगान नहीं देंगे, हम जो कमाते हैं हम खाएंगे। और अंग्रेजों ने प्रयास किया कि ठीक है, फिर नैनीज और मौजा की जो 26,000 एकड़ की जमीन है हम नीलाम करके दूसरे लोगों को कर देंगे। लेकिन गांव के जोर से किसी ने उस नीलामी में भाग नहीं लिया। उसके बाद अंग्रेज जो मैनेजर थे वो स्वयं आए अपनी सेना को लेकर, और वो बोले कि हम गांव की फसल पर कब्जा करेंगे, काट के ले जाएंगे। गांव वालों में संघर्ष हुआ। मेरे परदादा स्वर्गीय रामराज तिवारी उस समय गांव का नेतृत्व किया करते थे, मुखिया थे। अच्छा। उनके नेतृत्व में लोगों ने अपने लाठी भाला गणासे से हमला किया। गांव के 2 लोग मारे गए उस संघर्ष में, जीतन तिवारी और मुसन तिवारी थे। उनकी स्मृति आज भी है। और उसमें जो अंग्रेज मैनेजर था वो मारा गया, वो भी मारा गया। वो सेना भाग खड़ी हुई, और गांव में लोगों ने अंग्रेजों के भय से उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके गंगा नदी में मछलियों को खिला दिया, उसके कपड़े वस्त्र जला दिए, वहां रातों रात गौशाला बना दी गई ताकि कोई एविडेंस नहीं मिले। लेकिन बाद में जब अंग्रेज सेना आई, कोई एविडेंस नहीं, उसके बॉडी का कोई पार्ट नहीं मिला। फिर भी 30-32 लोगों पर मुकदमा चला और 16 लोगों को सजा हुई, जिसमें मेरे परदादा भी जेल गए, उनके एक भाई भी जेल गए। और जब 1929 में जब जेल गए तो उनका वहीं देहांत हो गया, वो लौट के फिर नहीं आए। और इसका रिटन एविडेंस है। कुछ दिनों पहले, कोविड से पहले, पटना यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर के.एम. तिवारी, अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष थे और बहुत नामी, और विदेशों में भी जाते थे लेक्चर लेने। उनके अंग्रेजी ग्रामर की किताबें भी हैं जो कोर्स में चला करती हैं। उनके पास वो सारा डॉक्यूमेंट था। उस समय जो FIR हुआ था पटना हाई कोर्ट में, जो उस समय डिसीजन सुनाया गया था, लोगों को सजा हुई थी, और मुझसे कभी कभी मिला करते थे और बोलते थे कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको लिखूं एक किताब और हम छपवाएं, क्योंकि इतिहासकारों ने भी थोड़ा अन्याय किया। ये घटना इतनी बड़ी घटना थी कि 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने जो शाहाबाद में आज़ादी का आंदोलन छेड़ा था, उसके बाद की ये दूसरी सबसे बड़ी घटना थी। लेकिन इतिहास की किताबों में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं आया। अब दुर्भाग्य से कोविड के समय में उनका देहांत हो गया, तो वो किताब नहीं आ पाई। नहीं तो हमने प्रयास किया था कि इसको किताब के फॉर्म में छपवाएं। लेकिन हमारे जो पूर्व विधायक डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी हैं, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया। वो ग्राम गौरव दिवस मनाया करते थे 18 मार्च 1929 की याद में, और पूरे शाहाबाद में, अन्य गांवों में भी ये मनाया करते थे। भारतीय जनता पार्टी इसको सपोर्ट किया करती थी, इस कार्यक्रम को। लेकिन बाद में कुछ कारणों से पार्टी का सपोर्ट नहीं रहा, तो ये कार्यक्रम बंद हो गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसमें नैनी जोर ने अपने दम पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनको लगान नहीं दिया और उसके बाद कभी नहीं दिया। और खेत भी हमारे पास रहे, गांव भी बचा रहा, और इसमें मेरे परिवार के, मेरे पूर्वजों की बड़ी भूमिका रही। चलिए, भूमिका रही, लेकिन आपने कहा कि अंग्रेजों को आप लोगों ने खदेड़ दिया। लेकिन जब मैं बक्सर को देखता हूँ, जब मैं ब्रह्मपुर को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ पॉलिटिकल सीन जब मेरे सामने है कि बक्सर 2024 में बीजेपी हार जाती है। आप तो बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए हैं जी। बक्सर विधानसभा क्षेत्र में भी 2015 में बीजेपी को हार मिलती है जी, और ब्रह्मपुर में भी 2015 से आरजेडी का ही कब्जा है जी। बिल्कुल। तो फिर बक्सर की जनता बीजेपी को क्यों खारिज कर रही है, जेडीयू को क्यों खारिज? शंभूनाथ यादव, जो कभी लालू यादव के बॉडीगार्ड हुआ करते थे, वह आपके क्षेत्र से चुनाव जीत जाते हैं। और पिछले बार भाजपा ने प्रयोग किया था कि हम अपने सहयोगी, तब VIP मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी NDA का ही हिस्सा थी, उन्हें वह टिकट दिया गया। तो अंग्रेजों को खदेड़ दिया
और आरजेडी वालों को कब्जा करा दिया, तो कहां मान ले कि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी मजबूत हैं? देखिए, आरजेडी हमारी विपक्षी पार्टी है, लेकिन अंग्रेज तो नहीं है। हम अच्छा, उन्हें अंग्रेज तो खदेड़ेंगे नहीं, हाँ। परास्त करेंगे, उनके साथ ही रहेंगे, हाँ। उनको हराएंगे और उनका भी विकास करेंगे। अच्छा, शंभू जी लालू जी के बॉडीगार्ड थे, उससे पहले उनकी नौकरी हमारे भाजपा के विधायक थे डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी, उन्होंने ही लगवाई थी। अच्छा, और उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। उनके जिताने में शंभू जी के गांव और घर के लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्होंने काफी उनकी मदद की थी। बाद में वो लालू जी के बॉडीगार्ड हुए और चुनाव लड़े। आज परिस्थितियां ऐसी हुई, 2015 में ऐसा महागठबंधन में हो गया, पोलराइजेशन, 1-to-1 फाइट हो गई कि चुनाव हम हारे। 2020 में वीआईपी से जो कैंडिडेट है, आपने बीजेपी हारी जी, बीजेपी 2015 हारी। 2020 में जो वीआईपी के कैंडिडेट आए वो बिल्कुल नए थे और उनके क्षेत्र में पहले से लोगों को कोई पहचान नहीं थी, और अचानक से नया कैंडिडेट चुनाव के समय आ जाता है, और विशेष करके विधानसभा जैसे चुनाव जिसमें स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो लोगों का थोड़ा सा उसमें एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। इसके बाद लोजपा भी हमारे साथ नहीं थी, तो उससे एक निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो गए, हुलास पांडे जी। तो जो हमारे मतदाता थे वो दो भागों में बट गए और आरजेडी का मत जो है वो अविभाजित रहा। तो इस कारण से 2020 में शंभू जी जीत गए, लेकिन 2020 में भी वो बुरी तरह हारते और 2025 में तो परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। उनके कार्यकलापों से लोग इतने ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अपने लिए चिमनी खोला, पेट्रोल पंप खोला, स्कूल खोला, ईडी की रेड भी हुई थी ना? जी, ईडी की रेड हुई, होटल खोले, और उन्हीं के गांव से जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है सबसे ज्यादा शराब की तस्करी होती है। अच्छा, अब तो ईडी को ये भी जांच करनी चाहिए। विधायक जी के गांव से ही तस्करी? जी, उनका गांव जहां खत्म होता है वहां से यूपी शुरू होता है, यूपी का बॉर्डर दिखता है। आप पैदल 10 कदम चलेंगे तो उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा, और वो शराब की तस्करी का एक बहुत बड़ा सेंटर है वो हिस्सा। पुलिस को खबर नहीं है? पुलिस को खबर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बात की और ज्यादा जांच हो कि इसमें किन लोगों की संलिप्तता हो। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या वो एरिया एक सिंडिकेट है शराब तस्करी का। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। स्थिति ये है कि वो अपने गांव जा रहे थे इधर कुछ दिन पहले, उनकी खुद की गाड़ी उनके गांव की सड़क में फंस गई, स्कॉर्पियो, और वो निकली नहीं और ट्रैक्टर बुला के खिंचवाना पड़ा। ये स्थिति है उनके विकास। अच्छा, इतनी बुरी हालत है। उनके जो वोटर है मेरे गांव में, जो उन्होंने बताते हैं कि हम लोग शंभू जी के वोटर हैं, उनको फोन करते हैं, वहां के सांसद सुधाकर जी को फोन करते हैं कि भाई एम्स में दिखाना है, आईजीएमएस में दिखाना है, वो लोग फोन नहीं उठाते हैं। वो हमसे फोन, कल भी मैंने उनके एक वोटर को एडमिशन कराया एम्स में। अच्छा, हाँ, उस पहले से कोई जान पहचान नहीं, उसने फोन किया कि भैया गांव से बोल रहे हैं, फलाना नाम है मेरा, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, एम्स में बहुत लंबी लाइन है। बोले ठीक है, फलाने डॉक्टर से मैं बात कर रहा हूँ, चले जाइए। उनका इलाज हुआ। तो क्षेत्र में वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और इस बार एनडीए गठबंधन इतना मजबूत है, कोई बिखराव नहीं है, और जो भी भाजपा का सिंबल लेकर आएगा वो प्रचंड। नहीं, मैं सिंबल पर आता हूँ। देखिए, इसी बातचीत में आपने कहा था हम हार गए, हमने सुधारा, बीजेपी हारी। जी, क्या सत्य प्रकाश तिवारी के मन में ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ना है, इसलिए भाजपा का झंडा बुलंद किए हुए हैं, भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं? क्या ब्रह्मपुर लड़ने को आप तैयार हैं पार्टी का देगी? तो देखिए, भाजपा का झंडा हम जन्म से ही उठा रहे हैं, 1990 से और 2013 से, और संगठन में इतना काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भाजपा वहां से जीते। टिकट मिल जाए, मैं लड़ लूं, मैं जीत जाऊं, ये बात मन में कहीं दूर दूर तक नहीं। पार्टी का आदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी अगर मुझे कहती है कि आप एक बूथ ही संभालिए, यही बूथ देखिए, अपना बूथ इसी को मजबूत करिए, यहाँ से पार्टी को जिताइए, वही कहेंगे। पार्टी कहेगी कि नहीं, आप सुटेबल कैंडिडेट हैं, आप लड़िए, तो हम वही करेंगे। पार्टी कहेगी कि हमने इनको टिकट दिया है, आप इनके लिए प्रचार करिए, मेहनत करिए, उनके लिए करेंगे। पार्टी कहेगी कि नहीं, आप ब्रह्मपुर जाइए ही मत, आप इस विधानसभा में जाकर काम करिए, तो वहां काम करेंगे। हम तो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी जहां लगाएगी, जिस काम में लगाएगी, जिस तरह से उपयोग में लाएगी, हम उसके लिए पूर्णतः, तो पार्टी कह देगी तो आप ब्रह्मपुर लड़ भी लेंगे। देखिए, ये पूर्णतः पार्टी का निर्णय है। पार्टी के अपने टिकट चुनाव या किसको टिकट देना है, इसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में पार्टी ये देखती है कि कौन बेस्ट कैंडिडेट है। पार्टी को लगेगा कि हम ही बेस्ट कैंडिडेट हैं, हमें मौका देगी, तो मैं पार्टी का निर्णय मानने के लिए बाध्य हूँ।
पार्टी कहेगी कि नहीं भाई आपके लिए अभी समय नहीं है, कोई और लड़ेगा, तो बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूं। इसमें कई चलिए, आप तैयार तो हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हम समझना यह चाहते हैं कि ब्रह्मपुर तो आपका गांव हो गया, जी। नैनीजोल, रहते आप पटना में हैं, तो आप गांव से कनेक्ट हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, कुछ करते हैं वहां कि ऐसे ही चुनाव लड़ने चले जाएंगे? जी देखिए, गांव में मेरे स्तर से विकास के अनेकों कार्यों में, मैंने बताया कि हमारा क्षेत्र प्रतिनिधि विहीन हो गया, विधायक अच्छा। भी नहीं, हमारे बक्सर में एक भी विधायक नहीं है, एनडीए के सांसद भी नहीं रहे, तो प्रतिनिधि कोई नहीं है। तो अब जनता बहुत निराश और मायूस आंखों का कैंप ही लगवाते? बिल्कुल, लगवाते आंखों का कैंप प्रति वीक लगता है 2 से 3 जगहों अच्छा। में। लोगों की मुफ्त में चिकित्सा होती है, दवा भी मुफ्त में वितरण किया दवा जाता भी है, मुफ्त में जी, देते हैं? चश्मा भी फ्री देते हैं। अच्छा। चश्मा का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। हमारे, जैसा कि मैंने बताया कि सड़क जो थी हमारे समय में थी नहीं, पैदल जाते थे 14 किलोमीटर। सड़क नीतीश जी के टाइम में बनी, 2-3 सड़कें बनी, वो सड़क बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी और अनेकों बार आग्रह के बाद विधायक जी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके लिए मैं माननीय अशोक चौधरी जी के यहाँ सिर्फ एक बार मिला। अच्छा। उनसे आग्रह किया और 2 महीने के अंदर उस सड़क का टेंडर हुआ, 25 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और वो सड़क बन रही है। हमने गांव की समस्या को देखते हुए आग्रह किया और मेरे प्रयास से ये बना। गांव में अभी हमने जो एरिस्टो फार्मा के एमडी हैं भोला शर्मा जी, उनके सीएसआर फंड से गांव के हर एक वार्ड में 7 सोलर लाइट, 2 चापाकल लगवाए और सिर्फ अपने ही गांव में नहीं, विधानसभा के लगभग 7 पंचायतों को उन्होंने गोद लिया है। स्कूलों में बच्चों को एजुकेशनल किट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, शिक्षकों को किट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मॉड्यूलर शौचालय और स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था, इस तरह की अनेकों योजनाएं। गांव में कभी कोई बिजली की समस्या होती है, ट्रांसफार्मर का फॉल्ट है, तार क्षतिग्रस्त है, उसका चेंज कराना है, तो ये सारी समस्याओं पर मैं ध्यान देता हूं। गांव का एक एक युवा और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं एनडीए के, वो मुझसे जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन क्षेत्र से लोगों का फोन आता है, कई लोगों से मैं नहीं परिचित हूं लेकिन वो फोन करके परिचय देते हैं कि भैया हमने आपका ये काम देखा। तो हम ब्रह्मपुर के लोगों से अपील कर दें इस वीडियो के माध्यम से कि यदि पटना में आपको कोई कष्ट हो तो आप डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी से संपर्क कर सकते हैं। बेहिचक बेधड़क सब लोग आते भी हैं और यहाँ भी कोई फीस नहीं ली जाती है। यहाँ भी कोई फीस नहीं ली जाती है। क्षेत्र के लोगों से आते हैं और अपना घर समझ के दिखाते हैं। वो मुझे, मेरे पास डॉक्टर समझ के नहीं आते, डॉक्टर समझ के नहीं आते, समझ के आते हैं कि उनके आपके घर का नाम क्या है? मेरे घर का नाम भी सत्य प्रकाश ही है, लेकिन वो घर का ही समझ के आते हैं। भैया समझ के आते हैं या छोटा भाई समझ के आते हैं, अपना बेटा समझ के आते हैं और घर जैसा वो यहाँ आदर पाते हैं, यहाँ इलाज पाते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था की जाती है। आप इतनी राजनीति कर रहे हैं, आपने अपने होम मिनिस्टर से इजाजत ली है? मतलब आपने अपनी धर्मपत्नी से इजाजत ली? वो भी आंखों की डॉक्टर है ना? जी, वो आंखों की डॉक्टर है और वो आंखों की डॉक्टर है और उनके सहयोग से ही मैं अपना समय निकाल पाता हूँ राजनीति के लिए। ये बात सही है कि शुरू में परिवार का बड़ा विरोध रहता है, परिवार का विरोध, बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, अस्पताल छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्हें भी समझ में आता है कि जब राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर हमारे बच्चों का भी भविष्य अंधेरे में। मतलब आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि 1 लाख जो योग। जी बिल्कुल, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ कि 1 लाख युवा जिनका गैर राजनैतिक परिभूमि हो, परिशिष्ट हो, ऐसे युवा जो गैर राजनैतिक परिवार से हों, उनको राजनीति में, इसका आप इम्पैक्ट सोचेंगे कि पूरी हमारी राजनीति अभी जो अपराध मुक्त करने की बात हो रही है वो सिर्फ इसी एक निर्णय से हो जाएगी। कोई भी युवा आएगा जो पढ़ा लिखा होगा, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, जिसकी स्लेट बिल्कुल साफ होगी, वो एकदम स्वच्छ उज्जवल चरित्र के साथ राजनीति में आएगा। निश्चित रूप से राजनीति भारत का भविष्य, बिहार का भविष्य और एक एक युवा का भविष्य उज्जवल होगा इस मोदी जी। लेकिन आप जिस नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पहलगाम अटैक के बाद राहुल गांधी ने कह दिया कि ये नरेंद्र तो सरेंडर कर गया। देखिए, राहुल जी की बातों के स्तर तक हमारे लिए जा पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। राहुल जी जिस तरह की बातें किया करते हैं, बेसिर पैर की बातें, इधर का बात उधर का बात, नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर किया। आप भारत का इतिहास उठाकर देखिए ना भाई कि कब ऐसा हुआ है कि एलओसी क्रॉस करके हमारी सेना घुसी हो। थल सेना भी घुसी, वायुसेना भी घुसी, मिसाइल भी दागे गए, उनका एयरपोर्ट भी ध्वस्त किया गया, उनके परमाणु संयंत्र भी खतरे में आ गए, उनके घर में बैठे आतंकी रोज मारे जा रहे हैं। देश का नेता ऐसा ही होना चाहिए कि जब जरूरत हो सख्त एक्शन ले, लेकिन क्या बेवजह अपने ईगो के लिए देश को युद्ध में झोंक देना सही है? जब लगा कि हमने जो पाकिस्तान ने गलत हरकत की थी उसका संपूर्ण जवाब दिया,
पाकिस्तान घुटनों पर आया, उसने युद्ध विराम का आग्रह किया, तो अच्छा नेता वही होता है जो देश के युवाओं का भविष्य देखने के लिए युद्ध विराम लगा दे, इस चेतावनी के साथ कि आगे कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध की घोषणा मानी जाएगी और हम पलटकर जवाब देंगे। इससे बेहतर कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। राहुल जी चाहते थे कि भारत युद्ध में चला जाए और युद्ध में इतनी विभीषिका हो, इतने लोग मारे जाएं, और जब वो शव आएंगे घर में सैनिकों के, भाई आप युद्ध जब होगा फुल फ्लेजेड तो कोलेटरल डैमेज तो होगा ही। हम उनके 2000 सैनिक मारेंगे, हमारे 10-15 सैनिक भी तो शहीद होंगे। उन लाशों पर चढ़कर राजनीति करना चाहते थे और उनके हाथ से वो मौका जाता रहा, और इस बौखलाहट में वो इस तरह के अनाप शनाप बयान देते रहे कि मेरे हाथ से तो ये मौका निकल गया कि मैं कहूँगा कि सैनिक शहीद हो रहे हैं। मोदी ने तो बदला भी ले लिया और बिना किसी डैमेज के युद्ध बंद भी कर दिया। तो ये उनकी बौखलाहट का। चलिए देखिए, बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हो गई, आप आंखों के डॉक्टर हैं, हम अपने दर्शकों के लिए कुछ बातें आंखों की बीमारियों से संबंधित भी कर देना चाहते हैं कि डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी अब बिल्कुल पॉलिटिकल भाषा में मत बोलिए जी, बिल्कुल, अब डॉक्टर की तरह बोलिए जी, बिल्कुल, और हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि आंखों की देखभाल के लिए 5 कौन से ऐसे काम हैं जो अवश्य करना चाहिए और 5 कौन से ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी आम आदमी को। जी बिल्कुल, बड़ा ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा। 5 कौन से काम करें जो आंखों के लिए स्वस्थ है। सबसे पहले तो एक नियमित जांच आंखों की अवश्य कराएं, विशेष करके जब आपकी उम्र 40 पार हो गई है जी, तो साल में एक बार, आंखों में कोई तकलीफ नहीं हो फिर भी किसी भी नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से एक बार रूटीन जांच करें, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बाहर से नहीं पता चलती हैं लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। खान पान में हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल और पिगमेंटेड फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें। अच्छा। उससे आँखों के लिए बड़ा ही हेल्दी होता है। जो आँखों के जो रेटिना में जो पिगमेंट्स होते हैं वो कभी कभी ओल्ड एज में खराब होने लगते हैं। अच्छा, खान पान से भी? बिल्कुल, खान पान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी एक चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग आँखों को बड़ा डैमेज करती है। अच्छा, तो सिगरेट पीना भी? जी, सिगरेट से एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, मैंने अपने कितने टीचर्स प्रोफेसर्स का इलाज किया जो खुद डॉक्टर थे जी, और सिगरेट से उनकी आंखों में विकार उत्पन्न होने लगता। सिगरेट से बचना चाहिए। एल्कोहल भी आंखों को डैमेज करता है। बिहार में विशेषकर शराबबंदी है तो कई बार स्मगलिंग वाले जो स्पूरियस एल्कोहल है उससे अचानक से आंखें चली जाती है, तो ये एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करें। अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के आप पेशेंट हैं तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से आंखों में कई बार ब्लीडिंग, हेमरेज, ट्रैक्शन होने लगता है, तो ऐसे लोगों को आंख में कोई दिक्कत नहीं हो तो भी नेत्र चिकित्सक से ज़रूर मिले। जी। इसके अलावा बेवजह लंबे समय तक स्क्रीन का इस्तेमाल, जैसे आजकल हो गया है कि हम लोग दिन रात फ़ोन में लगे रहते हैं, बिल्कुल, अंधेरे में भी, रात में भी फ़ोन देख रहे हैं, इससे भी आजकल बहुत समस्या। आपने कहा अंधेरे में, यदि फोन देखना है तो लाइट में देखिए, लाइट में देखिए और जितनी जरूरत हो उतना ही देखिए। लंबे समय देखते हैं तो आंखों में ड्राइनेस की समस्या होती है और बहुत परेशानी होती है। बच्चों में आजकल इतना ज्यादा चश्मा लगता जा रहा है। क्यों लगता है ये बिल्कुल जो नजदीक से काम करने की आदत हो गई है, बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया है। मैं जो भी बच्चे आते हैं माता पिता उनको 3 सलाह देता हूँ कि किसी भी हालत में स्क्रीन टाइम, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब मिला के 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो, 2 घंटे से अधिक नहीं हो। किसी भी हालत में मिनिमम 2 घंटा आउटडोर एक्टिविटी, बाहर घूमना, टहलना, खेलना। जरूरी नहीं है कि क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, लेकिन आउटडोर। और बच्चों को हेल्दी डाइट। आजकल जंक फूड की दुनिया में बच्चे जकड़ गए। ये 3 चीज रखेंगे, चश्मा लगने की संभावना कम है। जब दिन रात वो घर में है और मोबाइल देख रहा है तो इस तरह से आंखों में प्रभाव पड़ता है कि मायोपिया इंड्यूस होती है और चश्मा लगता है जी। और ये भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बच्चों में चश्मा लगने का बहुत बड़ा कारण है। तो ये चीज बहुत आवश्यक है कि आप स्क्रीन को कट डाउन करें जी। तो डायबिटीज वाले लोगों को कहा जाता है कि आपको तो आंखों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। जी बिल्कुल, तो डायबिटीज के जो मरीज हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि देखिए ये रिस्क हैं और इनसे आप कैसे बच सकते हैं और कैसे बचें? देखिए, डायबिटीज़ आज के ज़माने में जो ठीक नहीं हो सकती है वैसी ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा जैसे किसी को मोतियाबिंद है या चश्मे का नंबर है, ये ज़्यादा है, लेकिन चश्मे का नंबर है, आप जाएंगे डॉक्टर चश्मा दे देगा, ठीक हो जाएगा। मोतियाबिंद है, ऑपरेशन एक बार होगा, लेंस लगेगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन डायबिटीज़ से अगर रेटिना पूरी तरह खराब हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल होता है और कई बार जटिल ऑपरेशन के बावजूद भी रोशनी नहीं आती है वापस।
आपको करना क्या है कि अगर डायबिटीज़ है तो अपना शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, सारा ये जो मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं जी। इनको चेक कराते रहें, कंट्रोल करें। इसके अलावा साल में एक बार रेटिना की जांच जरूर कराएं। कोई भी रेटिना विशेषज्ञ हैं आंख में दवा डाल के जो रेटिना को चेक करते हैं। होता क्या है कि जब शुरुआती लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के, उस समय बहुत आसान इलाज होता है, लेजर ट्रीटमेंट होता है, कई बार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा का इंजेक्शन दिया जाता है, कई बार सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। शुरुआत स्टेज है तो परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब रोशनी पूरी तरह चली जाए, कई बार एडवांस स्टेज में मरीज आते हैं जी। उस परिस्थिति में रोशनी वापस आनी मुश्किल। आज भी मैं कम से कम 10 अपने मरीजों को देख कर आया हूँ जो अच्छा। बहुत लेट आए, डायबिटीज से आंख पूरी खराब थी, हमने बहुत मेहनत की और बमुश्किल थोड़ी बहुत रोशनी आ पा रही है, चल फिर पा रहे हैं। जो मरीज समय पर आ जाते हैं उनका इलाज किया, वो बहुत बढ़िया है, 6/6 विजन है, अच्छा कर रहे हैं। तो संदेश यही है कि जब बीमारी बहुत जटिल और खराब होगी तो मुश्किल होगी। शुगर है तो आप अलर्ट रहिए, मान के चलिए कि आंख की जांच हमको नियमित करानी ही करानी है। आंख में कोई दिक्कत नहीं हो तब भी करानी है। इनफैक्ट बिहार में जो डायबिटीज के अच्छे डॉक्टर हैं, आप जाइएगा दिखाने तो बोलते हैं आंख जांच करा के फंडस रिपोर्ट लाइए तब देखेंगे, नहीं तो देखेंगे ही नहीं। है ना, ये अवेयरनेस का तरीका है कि भाई जनता को जागरूक करें कि डायबिटीज में सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करना है, आंख भी चेक कराइए, बीच बीच में अपना हार्ट चेक कराइए, जो किडनी फंक्शन है वो भी दिखाते रहिए। क्योंकि ये अंग जब प्रभावित होने लगते हैं तो इलाज मुश्किल होता है, खर्चीला होता है, परेशानी बढ़ती है, मरीज डायलिसिस पर है, पता चला आंख भी। अच्छा, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की एक पहचान बिहार में यह भी है कि वह बिहार में आंखों की बीमारी में आरोपी जी, जो बहुत ही गंभीर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, हाँ जी, इस बीमारी का इलाज लेकर आ पाए। यह बीमारी क्या है, यह बीमारी क्यों होती है, इस बीमारी का इलाज संभव है नहीं है, इस पर प्रकाश दें। देखिए, इस बीमारी का आरोपी का फुल फॉर्म है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। प्रीमैच्योर बच्चा यानी अविकसित बच्चे जो समय से पहले जन्म है, माँ के गर्भ में 9 महीना रहने से पहले ही 8 महीने, 7 महीने, 6.5 महीने में बच्चे का जन्म हो गया। अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि वैसे बच्चे NICU में भर्ती रहते हैं, जिन्हें कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि शीशे में भर्ती। बिल्कुल। और दवाओं के प्रयोग से, ऑक्सीजन के प्रयोग से उन्हें बचा लिया जाता है। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है आँख का रेटिना खराब होने का। अच्छा। और इसी बीमारी को हम लोग आरोपी बोलते हैं। तो कोई भी बच्चा जब NICU में भर्ती है, उसको जन्म से 30 दिन के अंदर आँख के रेटिना की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। 30 दिन के अंदर अगर इस बीमारी की जांच हुई और बीमारी है, उसका इलाज बहुत आसान है। लेजर ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन होता है, कभी कभी एडवांस है तो सर्जरी होती है, लेकिन 20 दिनों के भीतर जी, अच्छा, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, एक सामान्य बच्चे की तरह देखता है, चलता है, सब कुछ करता है। लेकिन अगर विलम्ब हो गया, 1.5 महीने हो गए, 2 महीने, 3 महीने हो गए और रेटिना बिल्कुल डिटैच हो गया, जिसको हम लोग स्टेज 5 आरोपी बोलते हैं, अगर उस स्टेज में बच्चा आता है तो दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं। दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं तो पटना में भी इलाज है। पटना में भी इलाज है अगर समय पर आते 30 दिनों के भीतर आप जी। और अगर आप विलम्ब करते हैं, मेरे अनेकों बच्चे हैं जो बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। कल एक पेरेंट्स आए थे जिनका ट्विन था, एक बच्चा समय से आया, वो बिल्कुल ठीक थी, आई थी, स्कूल जा रही है। दूसरा बच्चा ज्यादा सिक था और 2 महीने पर मेरे पास आया और उस समय वो पूर्णतः ब्लाइंड हो चुका था। वो बच्चा एक ही माँ बाप का बच्चा, एक ही बीमारी से, जो समय पर आया बिल्कुल ठीक देख रहा है और दूसरा बच्चा पूर्णतः ब्लाइंड है। कई बार होता है पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, कई बार बच्चे के डॉक्टर जो इलाज करते रहते हैं वो बाकी बीमारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं बताना। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलूंगा कि किसी की भी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो समय से पहले जन्मा है, उसको ICU में भर्ती किया गया है, उसको 30 दिन के अंदर आंख जरूर जांच कराइए। आरोपी बीमारी में जब मैं आया तो यहाँ कोई भी वैसे डेडिकेटेड डॉक्टर नहीं थे। कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, 800 ग्राम का बच्चा है, 500 ग्राम का बच्चा है, 1 किलो का बच्चा है, वैसा बच्चा और उसकी इतनी छोटी आंख और उसके आंख के सबसे पीछे रेटिना है, उसको देखना, उसकी बीमारी का पहचान करना और उसको इलाज करना बड़ा ही जटिल था, रिस्की था। इसमें इलाज में आप चूक गए तो कोर्ट भी बख्शता नहीं है। 2-2 करोड़ तक फाइन डॉक्टरों को हुआ है। अच्छा। जो मिस कर गए बीमारी को और वो नहीं पकड़ पाए, तो लोग करने से भी घबराते थे। मैं जब आया तो मैंने न सिर्फ जो बच्चे आते थे उनका इलाज किया, इसमें प्रोएक्टिव रोल किया, पीडियाट्रिशियन से मिला, CME किया। जो आजकल जितने IVF सेंटर खुल गए हैं, जितने IVF के बच्चे होते हैं 80-90% बच्चे समय से पहले जन्म हो जाते हैं। अच्छा। उनको खतरा रहता है, उनसे मिला, CME की,
कोई बच्चा लेट आया, मैं पता करके कि किस डॉक्टर के यहाँ भर्ती था उनको फ़ोन करके खबर करता था कि सर प्लीज़ ऐसे बच्चों को 30 दिन के अंदर भेजिए। जो बच्चा बहुत सीरियस है उनको वहीं जाके NICU में मैं देखता था, व्यस्तता के बावजूद कि एक भी बच्चा छूटे नहीं। उसके बाद टेली स्क्रीनिंग के लिए मैंने रेड कैम लिया, ताकि मैं अगर बहुत व्यस्त हूँ, एक जगह एक दिन में 10 कॉल है, नहीं जा पाऊंगा, तो हमारा जो ट्रेंड टेक्नीशियन है वो टेली स्क्रीनिंग रेड कैम लेकर जाता था और इमेज लेकर मेरे पास मेल कर देता था, मैं बताता था। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2013 में जहां अनेकों बड़े बड़े लोग, डॉक्टर के बच्चे, IAS के बच्चे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे इस बीमारी से ब्लाइंड हो गए बिहार में, आज बिहार में कम से कम 15-20 डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे सेंटर हैं जहां आरोपी बीमारी के जांच की सुविधा है, इलाज की सुविधा है। और आज इलाज के अभाव में एक भी बच्चा बिहार में आरोपी की वजह से ब्लाइंड नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बीमारी का इलाज ढूंढा है बिहार में। तो देखिए, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी थे, आपने समझाई कि अब पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत इन्होंने की है, चाहते हैं चुनाव लड़ना ब्रह्मपुर से, लेकिन फैसला पार्टी को करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद इनके लिए हैं, तेजस्वी यादव आ गए तो बिहार चूल्हे में झोंका जाएगा, यह भी कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और जो चिकित्सा के क्षेत्र में इनका योगदान है उसकी चर्चा भी हमने की है। तो आगे भी हम इनसे बातचीत करते रहेंगे, माननीय बनेंगे तब भी बुलाएंगे, और डॉक्टर तो हैं ही, अच्छे डॉक्टर तो हैं ही। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।